बंधुओं नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष अपने पॉडकास्ट में पांडे एस अरविंद पब्लिक में मैं श्रीदत्त अरविंद पांडे आपके समक्ष एक नई विषय वस्तु लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और इस विषय वस्तु का मूल जो विषय है वह अभी जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसका आधार उन्होंने नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने को बनाया था, उसके संदर्भ में कुछ जानकारियां आपको प्रेषित कर रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं। और इस उद्देश्य के साथ कि आप सभी तथ्य और परिस्थितियों को सुनकर इस बात का आकलन करें कि इनके इस आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी ईमानदारी थी और ये किस सीमा तक नीट परीक्षार्थियों के हित रक्षक थे, हित चिंतक थे, अथवा इनकी इस पूरी योजना में, इस कार्य प्रणाली में कोई परोक्ष हित निहित था या कुछ परोक्ष ताकतें जो भारत विरोधी हैं वे इनका साथ दे रही थी। तो इन सब उद्देश्यों को, उन सब विषयों को खुलासा करने के लिए आपके सामने कुछ तथ्यों को रख रहा हूँ। निर्णय आपका है और आप स्वतः इस निष्पक्ष रूप से जो तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा उनके आधार पर अपना निर्णय निकालें और किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और यह आशयित नहीं है, यह मेरा आपसे अनुरोध भी है कि आप स्वतः स्वतंत्र रूप से आकलन करें। मेरी जो सोच है या जो मेरी जो समझ है उसके साथ आपकी सोच मिले यह आवश्यक नहीं। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप गुण दोष के आधार पर, सत्यासत्य के आधार पर जो तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं अपना निष्कर्ष निकाल करके उस पर अपनी राय बनाएं। तो अब मैं आता हूँ पूरे विषय पर। यूरोपीय व अमेरिकी डीप स्टेट भारत में अपनी इच्छा नहीं चला पा रहे हैं। उनकी आशा थी कि भारतवर्ष का प्रशासन व व्यवस्था उनकी इच्छानुसार चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी प्रखर राष्ट्र प्रेमी पार्टी है। वह राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को लेकर चलती है और इसी आधार पर प्रशासन राज्य का, राष्ट्र का वह करती है। विपक्षी दल के प्रमुख राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तथा अन्य लोग ताज़ातरीन कॉकरोच जनता पार्टी के डीपीके के साथ मिल करके भारतवर्ष को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 12 वर्षों से लगातार बीजेपी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे वे अब आज ही जा चुके हैं। उन्हें कहीं भी दूर दराज नहीं दिखाई पड़ रहा कि उनका शासन वापस आ सकता है। अतः वह शासन से, सत्ता से बाहर रहने की हताशा में किसी भी प्रकार से, किसी भी राष्ट्र विरोधी शक्ति से हाथ मिला करके संस्था को और सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास करने की एक दुरभिसंधि कर रहे हैं। यूरोपीय डीप स्टेट और अमेरिकी डीप स्टेट ने कई बार यह प्रयास किया कि भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर किया जाए, क्योंकि भारत उनके हिसाब से अपने यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं और राज्य की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं मान रहा। व्यापारिक जो नीतियां हैं वह अपनी स्वतंत्र सोच और आवश्यकताओं के अनुरूप और अपने हित और अपने अनहितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर रहा है, जिससे कि ये यूरोपीय देश और अमेरिका अपने को बड़ा ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका प्रमाण कई बार मिल चुका है। जनता को सजग रहना है तथा अपना आँख दिमाग खुला रखकर यह देखना और समझना होगा कि क्या इन राष्ट्र विरोधी सोच और ताकतों के पीछे ऐसे लोग तो नहीं कार्य कर रहे जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं और अपना हित साधना चाहते हैं और अपने एजेंडे के हिसाब से भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं, चाहे वह उनके भारत का आंतरिक प्रशासन हो, चाहे भारत की विदेशी नीति हो। इनका हित इसी में निहित है। जॉर्ज सोरोस जैसे तंत्रों की भूमिका भी हमको आपको समझनी पड़ेगी, जिन्होंने पिछले दिनों से कई बार प्रकट रूप से ऐलानिया तौर से कह रखा है कि भारतवर्ष में जो सत्ता विद्यमान है उसे अस्थिर करने के लिए मैं किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो इन सब तथ्यों के आलोक में हमको इस पूरी घटना को समझना होगा। अब मैं आता हूँ मूल जंतर मंतर पर हुए आंदोलन और आमरण अनशन के संदर्भ में। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट आंदोलन
पर जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया। इसके औचित्य को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, दीपिका को किसने धन सहायता देकर वित्त पोषित करके अमेरिका पढ़ने भेजा था? क्या यह आम आदमी से पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था? दूसरा, नीट पेपर लीक के बाद उपजी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए अमेरिका से अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भारत में आने से पूर्व कॉकरोच जनता पार्टी बनाना, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के एक वक्तव्य के प्रतिक्रिया स्वरूप बनाई गई, वह क्या प्रायोजित नहीं था? तीसरा, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, अमेरिका तथा अन्य देशों से लोग जुड़े, क्या यह साजिश की ओर इंगित नहीं करता है? चौथा, क्या नीट की परीक्षा दे रहे छात्रों द्वारा प्रतिनिधित्व करने और उनके मामले को उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य दीपिका और उनके अन्य जो सहयोगी हैं उनसे अनुरोध किया गया था? यह अनुरोध क्या उन छात्रों ने किया था जो नीट के परीक्षार्थी थे, अथवा उनके अभिभावकों ने ऐसा कोई अनुरोध उनसे किया था, या यह इन लोगों को अपना स्वतः स्फूर्तता और मौके का लाभ दे करके यह मौके पे चौका मारने जैसी बात थी? क्या दीपिका और उसके मंडली के लोग उस आयु वर्ग के हैं जिस आयु वर्ग के बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं, या वे भारतवर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे? वे तो सब बाहर थे और बाहर ही अपने जॉब को ढूंढ रहे थे। ऐसा उनके वक्तव्य में कई बार आया है कि हम तो अमेरिका में अपनी जॉब ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, वो तो हम संयोगवश भारत लौटकर चले आए। JNU, जामिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, SFI, AISF, कम्युनिस्ट पार्टी कैडर के लोग आंदोलन में किस हैसियत से जुड़े? उनका क्या सीधा हित संघर्ष या हितबद्धता इन नीट प्रतियोगिताओं के साथ थी, प्रतियोगिता वाले छात्रों के साथ थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका इस आंदोलन में जुड़ना अपरिहार्य हो गया? क्या इस पूरे सहयोग दिए जाने की प्रक्रिया में उनका परोक्ष हित साधना सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी को भुनाना नहीं था? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? क्या विदेशों से भोजन के पैकेट्स के ऑर्डर धरने के दौरान दिल्ली नहीं भेजे गए? क्या विदेशों से आर्थिक सहायता विभिन्न स्रोतों से इन आयोजकों को नहीं भेजी गई? क्या जाकिर नाइक ने मलेशिया से सहयोग नहीं किया, जबकि वह भारत का भगोड़ा है और भारत विरोधी गतिविधियों और वक्तव्यों के लिए बुरी तरह से जाना जाता है? और इसी प्रकार पाकिस्तान व अन्य भारत विरोधी देशों से भी इन आंदोलनकारियों के लिए सहयोग और सहायता आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण के आलोक में यह भी देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस अवसर को क्यों भुनाना चाहती थी। तो उन्होंने इस अवसर को भुनाने के लिए सर्वप्रथम कुछ बातें रखना चालू की और उसको अपने आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने सर्वप्रथम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब के प्रति एक एक करके अविश्वास फैलाना शुरू किया, अविश्वास रखना शुरू किया। उन्होंने न्यायपालिका पर अविश्वास किया, न्यायपालिका की अवमानना की उस मामले में जब न्यायपालिका ने जिन आंदोलनकारी छात्रों के प्रति कानूनी कार्रवाई और जांच की बात कही जो कि अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो उस आदेश को न मानने की खुली चुनौती देना इन सभी आंदोलनकारियों द्वारा संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन और न्यायालयीन व्यवस्था की अवमानना के तुल्य नहीं माना जाएगा क्या ये संविधान का पालन करने वाले लोग हैं या यह लोग अराजकतावादी हैं? आप स्वतः इन घटनाओं और इनके व्यवहार से इस पर निर्णय कर लीजिए। सभी युवाओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन, क्या यह एक कपोलकल्पित बात नहीं है? किस प्रकार से भारतवर्ष में जितने भी बेरोजगार युवा, बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने की व्यवस्था की जा सकती है। नौकरियों की संख्या सीमित है और ये सरकारी नौकरियों की संख्या तो और भी सीमित है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो नियोजक हैं उनके माध्यम से, विभिन्न प्रकार की जो कौशल हैं उनके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो MSMEs हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उसमें जो है कि आपको नौकरी तलाशनी होगी अपनी गुणवत्ता और स्किल लेवल के हिसाब से। आप ये नहीं कह सकते कि सभी को हम
सरकारी नौकरियां दिला देंगे। यह एक फॉल्स एश्योरेंस है, यह मिथ्या आपका प्रस्ताव है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनकी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। फिर यह भी दिखाना कि हम एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में आपके समक्ष आ सकते हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए और जो सत्तासीन लोग हैं इनको उखाड़ फेंकिए, उसकी जगह हमें स्थान दीजिए। यह कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि आम आदमी पार्टी ने एक समय पर जनता का जो इमोशन था उसे दोहन करके सत्ता में आने का प्रयास किया। पहले ये कहा कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, फिर ये पहले ये कहा कि हम लोकपाल चाहते हैं, और फिर धीरे से पिछले दरवाजे से सत्तासीन पार्टी बन गए, राजनीतिक पार्टी बन गई। और उसके पश्चात उन्होंने जो राजनीतिक स्तर पर अनैतिकता की वह सबके सामने है। ये जिस चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं उसी चुनाव आयोग के समक्ष जाकर के इन्हें राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण कराना होगा और तभी यह राजनीति में प्रकट रूप से प्रतिभागिता कर सकते हैं। अपने आय व्यय की पारदर्शिता मांगे जाने पर इन्हें बहुत ही दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम आय व्यय की अपनी लेखा जोखा नहीं देंगे। तो बताइए, जब भी आप चुनाव आयोग के समक्ष जा कर के अपनी पार्टी का पंजीकरण कराएंगे या आप एक राजनीतिक रूप से एमएलए, एमपी, पार्षद इत्यादि का चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति का उद्भाषण, प्रकटीकरण तो डिक्लेरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति क्या, आय के स्रोतों को नहीं बताएंगे। और ऐसा करना कि हम किसी भी प्रकार के उन आदेशों को नहीं मानेंगे जो कि हमारी इच्छा और हमारी आकांक्षा, आशाओं के प्रतिकूल है। तो यह स्वच्छंदता और अराजकता का प्रतिबिंबन नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है, तो और क्या है? क्या आप स्वच्छंद रूप से भारतवर्ष जैसे संविधान द्वारा नियंत्रित किए गए राज्य में अपनी मनमर्जी कर सकते हैं? यहाँ नियम है, कानून है और नियम कानून सर्वोपरि हैं और सभी के लिए बराबर रूप से लागू हैं। धीरे धीरे विदेशी ताकतों के साथ डीपीके और कॉकरोच जनता पार्टी के तार जुड़े हैं, ये उजागर होने लगा है। और जब यह उजागर होने लगा है तो ऐसी स्थिति में इनके पांव हिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए श्रेयस्कर होगा कि यह भारतीय कानूनों के अनुरूप ही अपने व्यवहार को रखें। शर्जील इमाम जैसे विदेशी देश विरोधी लोगों को आदर्श बनाना, देश विरोधी नारे लगाना, नाम रहेगा अल्लाह का, हम क्या मांगें आज़ादी जैसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ इन्हें यह पता नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे और देश को कहाँ ले जाएंगे। जिन लोगों का साथ व सहयोग लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली को आंदोलन चलाया, उनका आयु वर्ग कतई वह नहीं था जो नीट के परीक्षार्थियों का आयु वर्ग होता है। इस सब में जेएनयू, एसएफआई, एआईएसएफ, कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर था जिनकी आयु वर्ग बहुत ज़्यादा थी और जो प्रांतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में परीक्षा देने के लिए उपयुक्त होते, यानी कि सभी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के ऊपर के लोग थे जो यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, न कि नीट परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। अन्य राज्यों में जहाँ भी पेपर लीक हुए और ताज़ा तरीन मामले कई प्रकाश में आए हैं, उनके प्रति इन लोगों का वैसा कटु और तीव्र प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। मात्र यह केंद्र सरकार के विरुद्ध जो कि नीट आयोजित कराती है, उसकी एक एजेंसी, उसके प्रति इनका आक्रोश दिखाई पड़ा। जबकि झारखंड, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में जहां ताज़ा तरीन पेपर लीक के मामले हैं, उनके लिए इनके मुंह सिले हुए हैं और ये शांत बैठे हैं। कानून के कार्य व परिणाम से भयाक्रांत होकर डर लगे तो गाना गा वाली तर्ज पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले अनर्गल बयान दे रहे हैं और अपनी प्रासंगिकता जारी रखने के लिए और कुछ भी करने के लिए ये प्राणपण से लगे हुए हैं। और यदि प्रशासन इनके प्रति कोई कार्रवाई कर रहा है तो ये विक्टिम कार्ड, बेचारगी दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत ही बेचारे और निरीह लोग हैं, सरकार हमारी प्रताड़ना कर रही है। विपत्ति की स्थिति में कोई भी विपक्षी दल
इनके साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों को डर है कि कहीं यदि इनकी के कार्यकलापों का भंडाफोड़ हो गया और इन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो वे सब भी इसी रंग से रंग दिए जाएंगे। इसलिए वे सेफ डिस्टेंस बना करके, बहुत सजगता के साथ दूरी बना करके इस आंदोलन में अपने आहुति दे रहे हैं और उससे होने वाले लाभ को बांटने के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं। FCRA के रूप में एक जो नया अधिनियम आने वाला है संशोधन, उससे भी इनको चिंता है, क्योंकि विदेशों से आने वाला फंड जो कि भारतवर्ष में NGOs को मिलता है, उसमें भी हिसाब देने और जिस उद्देश्य के लिए वह मिल रहा है उसके लिए व्यय करने के लिए कड़ाई कर दी गई है। और ऐसी स्थिति में जो फंड FCRA के रूप में इन NGOs को मिलता है, उसकी जो साइफनिंग होती है, उसका जो दुरुपयोग होता है, उस पर भी अंकुश लगाए जाने की एक प्रबल संभावना हो गई है। तो इनकी पीड़ा का एक जो आधार है वह यह भी है। तो ऐसी स्थिति में यह देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या इन लोगों का उद्देश्य सही में नीट परीक्षार्थियों या सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी समस्या का सुधार करना है, अथवा ये इसकी आड़ में अपने व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत उद्देश्यों को साधने के लिए एक आंदोलन के मुखौटे के पीछे छुप करके अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। CJP के दीपके और मंडली अब आज की तारीख में, जबकि इनकी मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है वह मान ली गई है, तो ऐसी स्थिति में अब इन्हें यह नहीं सुझाई पड़ रहा कि वो किस आधार पर अपने आंदोलन को और आगे ले जाएं। इसलिए वे आधारहीन मांगों की एक लंबी सूची ले करके समय असमय अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनको यह पता है कि अभी पुलिस और प्रशासन साक्ष्य जुटा रहा है कि इनकी गतिविधियां किस प्रकार से संचालित की गई, इन गतिविधियों के पीछे कौन कौन सी देशी और विदेशी ताकतें हैं, किस प्रकार से इनका वित्त पोषण हुआ, किन लोगों से, किन संस्थाओं से इनकी दूरभिसंधि थी, देश विरोधी गतिविधियों और वैमनस्यता, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के लिए इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया और किन किन शक्तियों से हाथ मिलाया। जब इस प्रकार के सभी साक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा उनकी जो वो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा जांच परख कर ली जाएगी, साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे, काफ़ी जुटा भी लिए गए हैं, तब इनके प्रति बहुत ही तगड़ा कानूनी कार्यवाही किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। तो इस संभावना से डरे होने के कारण ये अपनी मांगों की फहरिस्त और भी लंबी करते जा रहे हैं। यह देखा गया है कि इस प्रकार के आंदोलन जो बिना किसी सिद्धांत के उठते हैं, व्यक्तिगत हित और तात्कालिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं, उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता है। तो इसी प्रकार कुछ उदाहरण के रूप में देखें, शाहीन बाग का आंदोलन, NRC का आंदोलन, SIR का आंदोलन, किसान आंदोलन, नक्सल आंदोलन, ये शनैः धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो गए, क्योंकि इनके पीछे कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, मात्र कुछ लोगों का व्यक्तिगत हित इसमें निहित था और अपने उस हित को साधने के लिए इन्होंने एक तरीका आंदोलन का अपना रखा था, जो कि सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान सरकार तो मात्र 12 वर्षों से ही सत्तासीन है, परंतु इससे पहले की जो सरकारें हैं उनके द्वारा भी तो सरकार देश को चलाया गया। तो ऐसी स्थिति में सभी सरकारों के हिसाब को सामने रखना चाहिए। यह कहना कि यह जो विद्यमान सरकार है उसने ही ठीक से काम नहीं किया, यह एक पक्षी और पूर्वाग्रह से ग्रस्त वक्तव्य है। जहाँ तक रह गई बेरोजगारी और नौजवानों को नौकरी न मिलने की बात, तो कोई भी सरकार सभी बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि विद्यमान नौकरियां जो कि सरकारी नौकरी जिसके लिए सभी लालायित रहते हैं, उनकी संख्या और आवेदकों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। कई विभिन्न प्रकार के अन्य व्यवसाय हैं, अन्य नियोजक हैं और अन्य नौकरियां हैं, जिसमें कि नवयुवकों को अपनी कौशल के हिसाब से
जॉब पाने का प्रयास करना चाहिए। मात्र यह कहना कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बेरोजगार को सरकारी नौकरी दे, यह अत्यंत अतार्किक और अनुपयुक्त है। गरीबी रेखा से लोगों को इस सरकार ने ऊपर उठाया है, यह तथ्य है, इसमें कुछ न लाग है न लपेट है। गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठा करके उनका जीवन स्तर भी बढ़ाया गया है, उनकी वार्षिक आय भी बढ़ाई गई है, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, उनके सर पर छत की व्यवस्था की गई है और सार्वजनिक सुरक्षाएं भी उनको प्रदान की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक जीवन में जनता जनार्दन या जन सामान्य की जीवन शैली को उठाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु भ्रामक प्रचार करके और गलत सूचनाएं दे करके और गलत तथ्यों और आलोक में चीज़ों को प्रस्तुत करके सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास केवल मात्र अपने उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जो कि एक गलत परंपरा और परिपाटी है। राजनीतिक पार्टियां प्रत्येक चुनाव के आने के समय, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, किसी न किसी मुद्दे को उठा करके अपने एजेंडे को चलाना चाहती हैं और सत्तासीन सरकार को अपदस्थ करके उसकी जगह स्वतः आना चाहती हैं। यह मात्र केवल एक ऐसा प्रयास होता है जिसमें कि ये न किन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्तासीन सरकार या दल को यह दर्शाया जाए और उसके ऊपर ऐसे कीचड़ उछाला जाए या उसे ऐसे भ्रामक प्रचार और तथ्यों के साथ उनकी छवि पेश की जाए, जिससे कि जनता जनार्दन को यदि आप सहमत न कर पाएँ तो उसे भ्रमित तो जरूर कर दें। और ऐसे दल जो कि हाशिए पर चले गए हैं, जिनकी सामाजिक प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, वह आज की तारीख में या सदैव से उनका मुख्य प्लैंक का मुख्य आधार यही होता है कि यदि आप मतदाता को सहमत नहीं कर पाएँ तो उसे आप भ्रमित कर दीजिए, और जिससे कि वह सत्यासत्य के, गलत और सही के बीच अंतर करके निर्णय लेने की स्थिति में न रहे और वह अनिर्णय की स्थिति में चला जाए और उससे उनका, यानी कि जो प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनका लाभ हो जाए। उसमें नवीन राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, उसमें स्थापित राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, उसमें प्रांतीय राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, उसमें पारिवारिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, कई प्रकार के राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो उद्देश्य यही होता है कि उनके द्वारा समाज में अनुशासनहीनता, शासन के प्रति रोष और शासन के प्रति जो कहते हैं कि असहिष्णुता और गुस्सा पैदा करने के विभिन्न प्रकार के कारक उठाए जाते हैं, जो कि यदि कोई बुद्धिमान, सामान्य प्रज्ञावान, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सहज बुद्धि से उनका आकलन करता है तो वह पाता है कि स्थितियां वैसी नहीं हैं जैसे कि प्रतिपक्षियों द्वारा दिखाई जा रही हैं। और इसी का परिणाम है कि पिछले कई सालों से प्रतिपक्षी भरसक प्रयास करने के पश्चात, जिसमें से कि आम आदमी पार्टी भी रही है, नवीन रूप से CJP रही है, या इसी प्रकार से अन्य पार्टियां रही हैं जो स्थानीय दल हैं, पारिवारिक दल हैं, वे भगीरथ प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सत्ता में जो आसीन पार्टी है, दल है, उसे हम अपदस्थ करके वहाँ पर अपनी जगह बना सकें। परंतु इसके लिए उनके पास कोई पक्का कंक्रीट आधार नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए वो हताशा में इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। कभी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कोई कारण उठा लेते हैं, कभी कोई आधार बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जनता पार्टी भी उसी का एक टूल है, एक हथियार है, जिसका सहायता लेकर के अन्य दल यह चाह रहे हैं या जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमें इसका कुछ लाभ मिल जाएगा। परंतु जो कागज़ की नाव होती है वह बहुत दूर तक नहीं जाती, और कांग्रेस जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और ये पारिवारिक पार्टियां, जिनका कोई सैद्धांतिक आधार राजनीतिक रूप से नहीं होता, उनका भविष्य बहुत सीमित होता है, और उनका हाथ पकड़ के जो चुनाव की वैतरणी पार करना चाहता है वह भी वैतरणी न पार करके उस वैतरणी में डूब जाता है। ऐसा पिछले कई सालों से, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। तो इस पूरे चर्चा के आलोक में मैंने मुख्य रूप से उन बिंदुओं को उठाया है जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सब तथ्यों के आलोक में आप सुधी श्रोताओं से ये अनुरोध है कि आप अपने मन मस्तिष्क और तर्क बुद्धि, तर्क शक्ति को लगा करके बिना किसी पूर्वाग्रह के इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें कि क्या
यह कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में भारतवर्ष के युवाओं के हित के लिए कार्य कर रही है या इसमें इनका अपना कोई व्यक्तिगत हित लगा हुआ है, जिससे कि वे अंततः राजनीतिक लाभ लेकर के स्वतः अपने को भी एक नई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के रूप में आम पार्टी की तरह, आम जन जो वो है आप पार्टी की तरह अपने को खड़ा करना चाह रहे हैं। भले ही वे अभी कह रहे हैं उसी प्रकार से कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, जिसके लिए मना भी किया गया था, लेकिन उन्होंने अंततः राजनीतिक दल बनाया, राजनीति की, दिल्ली पर प्रशासन किया और पंजाब में आज प्रशासन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की, जो ये कॉकरोच जनता दल है, इनकी भी यह प्रत्याशा है, आकांक्षा है और अपेक्षा है कि हम भी राजनीतिक परिदृश्य में एक शक्ति बनकर उभरें और कुछ लोगों को मति भ्रम करके, कुछ लोगों में भ्रम फैला करके अपनी एक राजनीतिक साख खड़ी कर लें और एक राजनीतिक स्थिति बना लें, ताकि हम भी राजनीति कर सकें। आप मेरे इस मत से कितना सहमत हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा। धन्यवाद।